कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। हमने इसमें मूल आवेश के बारे में जान लिया था। हमने ये भी जान लिया कि आवेश को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके बाद हमने देखा था कि 1 E 2 E 3 E 4 E इस प्रकार कितने प्रकार जाता, तो हमको समझ में आया था कि आवेश जो है क्या होता है, गुणज के रूप में, उसके मल्टीपल 1 E 2 E 3 E 4 E इस रूप में निकलेगा। 1.5 E 2.5 E 2 E ऐसे कभी मतलब 2.5 3.5 ऐसे आवेश का जो स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये चीजें हमने सीख लिया, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही तो आवेश की उत्पत्ति होती है। फिर आवेश के संरक्षण का सिद्धांत हमने देखा कि एकल आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश सदैव किस में उत्पन्न होते हैं, जोड़ी में उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग सीखना चालू करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम का नियम, जो वैज्ञानिक कूलाम थे, इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम, इन्होंने एठन तुला से आपने 11th में सीखा होगा, जैसे मास में जब जी की वैल्यू निकालना, इस तरह के बहुत सारे में हम लोग एठन तुला का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, बिंदु आवेश, जैसे उसमें बिंदु द्रव्यमान मान लिए थे, तो वो सब चीजें ना मानकर हम इतना मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश की जितना भी चार्ज है हम उसको एक पॉइंट मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं। तो इस और ऐसे रखा जाएगा तो दो चार्ज, एक क्यू इधर रखा गया और एक क्यू इधर रखा गया। अगर हम पहले के परिमाण मान लें Q1, दूसरे का Q2, आपको पता है क्यू जब भी हम कहते हैं तो क्यू में कुछ भी हो सकता है, 1 E 2 E 3 E 4 E कितने भी हो, लेकिन ये अगर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो तो हम कहेंगे बिंदु आवेश है। तो अगर हम कह दें कि मान लीजिए पहला आवेश Q1 रखा हुआ था, इसको हमने एक बिंदु आवेश कहा, फिर इस बिंदु आवेश का जो सेंटर होगा, उस सेंटर से दूसरे बिंदु आवेश के सेंटर, इन दोनों के मिलाने वाली रेखा के बीच कितना बल लगता है। तो आपको पता है कि जो पहला आवेश है ये दूसरे आवेश को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आवेश क्या करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस हैं तब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस है तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस आर रिपेल टू दी ईच अदर, था समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इनमें कौन सा गुण होता है, प्रतिकर्षण का। अगर यही अपोजिट चार्ज होते तो आकर्षित करते। अब ये कौन से रखे हुए तो हमको नहीं पता, तो हम कह सकते हैं अगर ये आवेश समान है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण लगेगा, और अगर विपरीत हैं तो हम कहेंगे इनमें अगर समान है तो इसमें प्रतिकर्षण लगेगा और विपरीत है तो इनमें आकर्षण लगेगा। और चूंकि आवेशों को हमने कैसा माना है, बिंदु आवेश माने हैं। कैसे माने हैं, बिंदु आवेश। तो प्रयोग कैसे किए गए थे, एठन तुला से। किससे प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे आप लोग, एठन तुला से। तो जब दो बिंदु आवेश क्या किया जाए, कुछ दूरी पर अगर स्थित हो तो इनके बीच कितना बल लगता है, क्योंकि आपने पढ़ा आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी बल लग सकता है। तो वो बल कितना लगेगा, तो इसका जब प्रयोग करके उन्होंने प्रेक्षण किए, प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले। और वो निष्कर्ष कैसे थे, तो वो देख रहे थे कि जो आवेश है, अगर इनके आवेशों को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, Q1 और Q2 को, पहले कुछ था बाद में कुछ है, और इनको अगर हम बढ़ा दें तो इनके गुणनफल में बढ़ता था। कारण तो समझो, अगर मान लीजिए पहला आवेश 1 था, दूसरा भी 1, तो बल कितना, हमने कहा अनुक्रमानुपाती 1 गुना बल बढ़ा। लेकिन पहले आवेश को हमने डबल कर दिया, दूसरे को आवेश को हमने 3 गुना कर दिया, तो बल जो है 2 3 5, ये नहीं कि जोड़ में 5 बढ़े, ये नहीं घटाने में -1 हो जाए। कहने मतलब बढ़ता कैसे है, बढ़ता 2 3 6 मल्टीपल में। हमने कहा पहले आवेश को हमने मतलब इनके बीच लगने वाला बल कितने गुना हो गया, 6 गुना। हमने कहा पहले आवेश को हमने 4 गुना कर दिया, दूसरे आवेश को हमने 5 गुना किया, तो बल कितना हो गया, बल हो गया इनके मल्टीपल में 20 गुना। तो इस प्रकार जो है बढ़ रहा था। तो प्रेक्षण किए तो उनको क्या समझ आया कि जो आवेश का मान है इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा है, अनुक्रमानुपाती। ये किसका चिन्ह है,
अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, तो ये उन्होंने निकाला। और आवेश कैसे हैं? स्थिर, क्योंकि आप ये कौन सी पढ़ रहे हैं? स्थिर विद्युत है ना, कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं? स्थिर, है ना। तो जब ये हम लोग इसमें चालू करेंगे तो आवेश कैसे हैं? स्थिर हैं। जब आवेश गतिमान हो जाएंगे तो धारा का गुण भी दिखाते हैं, और स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र बनाता है, और वही आवेश जब गतिमान हो जाता है, तो गतिमान हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वो चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाने लगता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे, वो कौन से क्षेत्र को दिखाने लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाने लगता है, ठीक है। इसलिए ये कौन सा आवेश है? यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो ये स्थिर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हमने कहा आवेश की मात्राओं के गुणनफल के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती। और फिर उन्होंने देखा कि अगर इनके बीच की दूरी को हम बढ़ाते हैं, जब दूरी को बढ़ाते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाता है, दूरी को कम कर देते हैं तो बल बढ़ जाता है। और आपको पता है एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन आया? व्युत्क्रम का है। तो लेकिन ये कैसा रिलेशन था? ये देखे कि ऐसे नहीं बढ़ता कि अगर हम दूरी को 2 गुना कम कर दें तो बल भी 2 गुना कम हो जाए, बल उसके स्क्वायर में कम होता था। अगर हम दूरी को 2 गुना कम करते थे तो हमारा बल कितना कम होता था? बल 4 गुना कम हो जाता था। वैसे जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ा था कि अगर दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो सेम कहानी है कि इनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दूरी को हम 3 गुना कर देंगे तो बल 3 का स्क्वायर 9 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, 9 गुना कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? कूलाम ने प्राप्त किया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ते हैं, और इन को जोड़ के हमको क्या समझ में आया कि ये प्रोपोर्शनल एफ प्रोपोर्शनल किसके? Q1 Q2 ऊपर है और R स्क्वायर नीचे है। और आपको पता है जब भी आप प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं बराबर करने के लिए। तो यहाँ भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाएंगे और एक कांस्टेंट को लेके आएंगे, और उस कांस्टेंट का नाम हमने अभी K रखा। आगे देखते हैं क्या होता है। तो K1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, ये K है क्या? तो ये है कि हम इसको बराबर करने के लिए क्या, ये किन किन चीजों पे आवेश डिपेंड करता है। तो K का मान रखा गया, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखेंगे 9 × 10⁹9। कितनी याद कर लेंगे? 9 × 10⁹9। इसको आप याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि आपको ये यूज होता रहेगा। और इसका मात्रक क्या है? मात्रक जब निकाल के देंगे तब यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? देखो, F का मात्रक तो वही हो जाएगा। K का अगर आपको मात्रक निकालना हो, उसके पहले एक शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है एप्सिलॉन। ये किसका चिन्ह है? एप्सिलॉन का है, एप्सिलॉन का यूज है। इसको अंग्रेजी में एप्सिलॉन भी कहते हैं, या एप्सिलॉन भी आप लोग लिख सकते हैं। तो जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन होता कितना है? ये अगर वायु में स्थित हो, दोनों आवेश कहाँ स्थित हो? वायु में या निर्वात में, तो हम यहाँ पे नाट लगा देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नाट, ठीक है, एप्सिलॉन नाट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? हम लोग इसको देखना चालू करते हैं होता क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन होता क्या है। जैसे अगर 2 आवेश रखे हैं, ये अगर वायु में रखे हुए या निर्वात में जहाँ कुछ भी नहीं है, हम निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पे हमने देखा कि वायु के बाद क्या, जो जहाँ कुछ भी ना हो, या हमको नहीं पता होता तो हम नाम देते हैं कि फ्री स्पेस। तो उस फ्री स्पेस में क्या होता है? फ्री स्पेस में उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन कहते हैं, वायु के लिए एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो ये कितना होता है? हमने कहा अगर 2 आवेश परस्पर जो है 20 गुना बल लगाते हैं। हमने कहा आवेश किस पे डिपेंड करता है? उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने कहा ये बल 50 गुना लगा रहा है, 50 का लगा रहा था, लेकिन हमने कहा ये और किस पे डिपेंड करेगा? तो हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप 4 पाई, 4 तो कांस्टेंट है, नहीं बदलेगा। हम यहाँ पे अगर रख दें F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो हम क्या देखते हैं कि ये किसको कम कर सकता है? हम देखते हैं बटे वाली वैल्यू जो एप्सिलॉन नॉट है, ये अगर केवल एप्सिलॉन में भी रखते हैं तो
अगर हम कहते ये अगर निर्वात या वायु ना हो, कोई मीडियम रखा हो, कोई मीडियम, कोई माध्यम, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम रखा हो, क्या रखा हो, माध्यम। अच्छा यहाँ पे ये किसके बीच लगने वाला था, ये वायु के लिए, किसके लिए है, जब आवेशों के बीच कौन सा माध्यम है, वायु है, वायु या निर्वात का लगभग एक ही जैसा ले लेते हैं। जब कोई माध्यम रखा हो तब हम कहेंगे मीडियम के लिए एफएम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम के लिए पर्टिकुलर एक शब्द हम क्या यूज कर सकते हैं, एफएम। तो ये कितना होगा, तो इसके बारे में हम लोग जानना चालू करेंगे। तो हम यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ऐसे ध्यान से समझो, अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो टोटल वैल्यू उतनी कम आएगी, क्योंकि बाकी सब कुछ हमको पता है, K1 Q2 मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक चीज और इफेक्ट डालता है, वो एप्सिलॉन डालता है। तो जो एप्सिलॉन डालता है वो कितना डालता है, हमने कहा अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, कोई अंतर विशेष नहीं दे रहा, अगर इसकी वैल्यू 2, तो अगर हम 2 करेंगे तो बल लगने वाला बल उतने कम हो जाएगा। अगर ये 50 था, नीचे उसकी वैल्यू 2 हो जाए तो लगने वाला बल 25 से हो गया। अगर वो 5 होता तो बल उसने 5 किया तो बल को उसने 10 गुना बचाए, बाकी 10 गुना कम कर दिए। हम क्या देखते जाते हैं कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इनके बीच का लगने वाला बल उतना ही कम होता जाएगा। यही कारण है कि वायु या निर्वात में सबसे अधिकतम बल लगाता है, क्योंकि वहां की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम उसको 1 कैसे कहते हैं, हम रिलेटिव ले लेते हैं, जैसे मानक ले लिया जाता है कि हमने इसका 1 ले लिया कि वहां पे कोई प्रभाव और कोई चीज नहीं डाल रहा था फ्री स्पेस में, उसको हमने 1 कह लिया। अब उसके बाद कोई चीज प्रभाव डालेगा तो हम कहेंगे उसको 1 रेफरेंस मानकर मानक ले लेंगे कि उससे कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो इसलिए हम इस एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, कि उसकी विद्युतशीलता है कितनी। इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, या इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं, इसको परमिटिविटी भी कहते हैं, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। और एप्सिलॉन को क्या कहेंगे, माध्यम की। ई को क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता। ई क्या है, या ई को हम ईएम भी लिख सकते हैं, आप इसको ईएम से दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिखाते हैं। जो वायु में एप्सिलॉन की वैल्यू है उसकी वैल्यू आती है 8.854 गुणे 10⁻12। और मात्रक क्या है, पहले हम मात्रक की बात करते हैं। चलो मात्रक निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका मात्रक कितना होगा ये देखते हैं। आपको पता है Q1 Q2, Q बराबर आपने बचपन में पढ़ा था IT होता है, या आपने वैद्युत धारा की परिभाषा I बराबर पढ़ा था, तो आप कहते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश वैद्युत धारा कहलाती है। जहां से आपने सीखा था कि I को किससे दिखाते हैं, I का मात्रक A होता है, समय के मात्रक को T से दिखाते हैं तो हम डायरेक्ट कह देते थे क्या होता है, A इंटू T होता है। A से प्रदर्शित करते हैं, टाइम को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम जब देखना चालू करते हैं तो अच्छा ध्यान से देखो, I बराबर इतना हो गया, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा, तो आपको समझ में आता है कि दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हम कूलाम से दिखाते हैं। क्यों को किससे दिखाया जाता है, कूलाम से। अगर हिंदी में लिख लें, डायमेंशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम कूलाम मात्रक को किस में लिखते हैं, कूलाम। तो कई बार कूलाम है, 2 बार है। हम अगर यहाँ से K निकालें तो K बराबर कितना होगा, F इंटू आर स्क्वायर बटे Q1 Q2। अगर मात्रक निकालना हम चालू करें तो देखो, F को आपको पता है न्यूटन होता है, दूरी को आप मीटर स्क्वायर ही लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, कूलाम इंटू कूलाम को आप लिख लेंगे कूलाम का स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपको याद हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा, इसका। तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट कैसे लगानी है ये आप लोग 11th में सीख चुके हैं डायमेंशन में। ये तो यूनिट की हमने बात कर ली। अब इसका आयाम कितना है, इनकी बीमाएं कितनी है। तो बीमा निकालने के लिए भी कोई ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन की आपने पढ़ी MLT-2
और मीटर का कितना हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कूलाम का AT होता है, और AT कितनी बार, 2 बार। अब ध्यान से देखो, ये T स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो M L की पावर कितनी हो गई, क्यूब हो गई। T स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, T की घात 4, 2 तो 4 हो जाएंगी। A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, ये हो जाएंगी इनकी बीमाएं। तो अगर इसकी बीमा दिखानी है तो आप बीमा को लिख लेंगे, ये इसकी बीमा हो जाएगी के की ml क्यूब T माइनस 4 A की पावर माइनस 2। तो ये आपको याद करना है कि बीमा कितना होगा, और ये आपको निकालने आने भी चाहिए। ठीक है, हमने कहा जब माध्यम रखे, माध्यम नहीं रखते हैं तो हम कहेंगे एप्सिलॉन का है, इसका हम कहेंगे कि माध्यम की जो है विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है जब हम उसको वायु में रखते हैं, उसकी वैल्यू रख दिया जाए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो, अच्छा कूलाम की परिभाषा एक बोर्ड में आती है तो आप लोग लिख लेंगे। तो हमने कहा कूलाम का नियम क्या कहलाता है, हम कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, दो स्थिर, हमने कहा ये पॉइंट चार्ज कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, तभी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा, क्योंकि आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण अगर समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण, विपरीत हैं तो आकर्षण। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों की, इनकी कितनी, इन आवेशों की मात्रा कितनी है दोनों की, इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और हम क्या देखते हैं, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप इसके बाद ये लिख लेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2। हमने क्या देखा कि F किसके अनुक्रमानुपाती है, Q1 और Q2 के, और इनके दूरी के वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। हम इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमने देखा F प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या आया है, K आया। फिर हमने कहा F इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हम जब K की वैल्यू निकालना चालू किए तो हमने कहा K किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो हमने कहा K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम निकाल के देखे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, हमने कहा एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, माध्यम की वायु की विद्युतशीलता होगी, किसकी होगी, वायु में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, तो ये निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा इसकी मात्रा का आपको याद होने चाहिए। इसका होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये याद रखिएगा, डायमेंशन याद कर लीजिएगा आप, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप याद करेंगे, मैं लिखे दे रहा हूँ सीधे। ठीक है, लेकिन याद करने की जिम्मेदारी आपकी, मैंने डायमेंशन डायरेक्ट लिख दी है। अच्छा याद रखिए, अब हमने कहा ये तो हो गया, लेकिन अब रिलेटिव कैसे निकालेंगे, सापेक्ष विद्युतशीलता कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको दो चीजें याद करना चाहिए। हमने कहा जैसे हमने माध्यम की विद्युतशीलता हमको किससे दिखाते हैं, EM से। निर्वात की हमने किससे दिखाया, एप्सिलॉन नॉट से दिखा दिया। अब हमने उसको 1 फिक्स कर दिया, हमने उसको कितना कह दिया, 1। माध्यम ने कहा जैसे हमने उन दो आवेशों के बीच कोई माध्यम लिया, लकड़ी लाए, वायु लाए, जल लाए, कुछ भी रख दिया। निर्वात की हमने कितनी मान ली, 1 मान ली। उसके बाद जब भी कोई रखते हैं तो उससे कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, तभी तो क्या करता है, इनके बीच लगने वाले बल को क्या करता है, घटा देता है।
अब वो जब घटाता है, हमने कहा ये हम यहाँ पे जब फार्मूला रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो क्या प्रभाव डालता है, तो चूंकि वो कम करता है इसलिए हमने कहा वो कुछ भी करे। मैं इसको इधर मिटाता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। उसको क्या करेगा, हमने कहा वो मीडियम से कुछ कम होगा या ज्यादा होगा। कैसे, हमने कहा दोनों को डिवाइड कराया, हमने कहा पहले 1 था अब 2 हो गया, तो कितना कम ज्यादा होगा, तो ये याद रखिएगा जो मीडियम की होगी वो हमेशा इससे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम यही प्राप्त होगा, उसके बाद जो भी होगा इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, दोनों का रिलेशन निकालेंगे, तो जब रिलेशन निकालेंगे तो EM अपन E नॉट करेंगे इक्वल टू जो भी आएगा हम उसको एप्सिलॉन कह देंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये कि हमारी ये डायमेंशन नहीं आएगी। हमने कहा पहले कुछ भी था 3 था, वायु में कितना 1, उसके बाद कितना है हमने कहा 3, दोनों मतलब 30 था, हमने डिवाइड कराया, तो जब डिवाइड कराते हैं तो 10 आ गया। तो ये फिक्स करा देता है, जो यूनिट निकालने में हमको आसानी हो जाती है। इसको हम कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता, याद रखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। ध्यान, मैं आगे वाली लाइन लिखता हूँ। अगर मान लीजिए माध्यम रखा हुआ था, यहाँ पे माध्यम EM रखा हुआ है और यहाँ से एप्सिलॉन M की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको अगर रिलेटिव कहें, रिलेटिव मतलब सापेक्ष को हम लोग अंग्रेजी में यूज करते हैं रिलेटिव, तो ER भी कह सकते थे। तो ER इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ना EM इक्वल टू ER इंटू E नॉट हो गया। अब EM की जगह हम कितना लिख लेंगे, ER इंटू E नॉट। देखो इसके हम क्या यूज कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और EM की जगह हम कितना लिख लेंगे, ER इंटू E नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज जाहिर कर देती है कि जब भी माध्यम आएगा, तो पहले वायु के लिए तो एप्सिलॉन नॉट था, ER एक चीज और आ गई, तो इसका मतलब जैसे ही कोई अन्य पदार्थ आएगा वायु की अपेक्षा, वो क्या करेगा, तुरंत मीडियम लगने वाले बल को घटा देगा, क्योंकि यहाँ से स्पष्ट होता है कि वो माध्यम क्या करेगा, लगने वाले उस बल को घटा देगा। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करा के देख लें कि वैल्यू आएगी कितनी, मैं इसको क्या करता हूं, मैं डिवाइड कराता हूं, मैं इधर वाला मिटा दूं, आसान है कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करा सकते हैं। हम कहते हैं दोनों बल की तुलना कर लें, वायु में लगने वाली बल की, वायु में जब आवेश स्थित हैं उनके बीच कितना बल लग रहा है, और जब माध्यम रख देते हैं तो उनके बीच कितना बल लग रहा है। इन दोनों को हम लोग अगर डिवाइड कराएं, F नॉट ये किसका है, वायु में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल। वायु में लगने वाला बल आपको पता है कितना था, यहाँ रख लेते हैं, वायु में लगने वाला बल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब दोनों रखोगे तो मैं केवल इसको काट देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर वाला भी कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कट जाएगा। बचेगा क्या, तो हम लोग क्या देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा, केवल बचता क्या है, ER बचेगा। कितना बचेगा, ER बचेगा, जो ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, ER। इसी को हम कहेंगे रिलेटिव। और ये कितना होता है ये आपने यहाँ से देख लिया। अब हम यहाँ से अगर FM को निकालना चाहें, मीडियम में लगने वाला बल, तो कितना हो जाएगा, हम देखते हैं F नॉट अपॉन ER, अर्थात मीडियम में लगने वाला बल क्या होगा, ये जो पहले जितना बल लग रहा था उससे थोड़ा सा, क्योंकि हम डिवाइड कराएंगे तो कम आ जाएगा, जिससे एक चीज स्पष्ट होती है कि निर्वात या वायु में रखे आवेशों के बीच बल ज्यादा लगता है, और जब कोई माध्यम आ जाता है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ER का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा, ER ग्रेटर देन, ER हमेशा 1 से ज्यादा होगा, इसीलिए क्या करेगा, टोटल F को कुछ कम कर देगा, वायु में रखे जितना बल लगेगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा जब उनके बीच कोई भी माध्यम स्थित हो जाएगा। तो परमिटिविटी या विद्युतशीलता क्या दिखाती है कि वो कितने बल को अवशोषित कर लेती। एक प्रकार की विद्युतशीलता का काम ही यही
कि दो चार्ज रखे हुए हैं, दो आवेश, जो उनके बीच का माध्यम है वो कितने बल को कम कर देता है या उसको अवशोषित कर लेता है, उसी को हम विद्युतशीलता क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कि आवेश की इकाई का निर्धारण कैसे किया गया, अर्थात आवेश का कैसे मापा गया कि वो कितना होता है। जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे F बराबर ये कितना रखे हमने 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आया कैसे, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं आप करते हुए आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।